You are ready? हेलो ऑल एसएससी एस्पायरेंट। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका जितना भी आया हुआ है एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जितना भी मतलब एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें वेटेज जीके जीएस का हो गया है। तो ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीपीयू हुआ, सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, सबका क्वेश्चन का कंपैरिजन दिया हुआ है। कब से? 1997 से अब तक का। तो अभी हम फिलहाल करेंगे भौतिक का टाइप 1 करेंगे, और ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन का ही करेंगे डिस्कशन, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, यू आर रेडी? चलिए, तो ये विद्यार्थी हैं और ये भी सीखेंगे और आप सभी भी सीखिएगा। हम क्या करेंगे कि बीच का एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ताकि समझ में आए कि हाँ मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन का पूछने का तरीका है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जब एक कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है, कार की गति 2 गुनी कर दी जाती है, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए कितना ब्रेक बल अप्लाई करना होगा। पहले कार का मतलब गति भी था, फिर क्या हो गया 2 भी, तो क्या लगाना होगा ब्रेक बल 4 गुना। कैसा होगा? 4 गुना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं दूसरा। निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान है? पहला ऑप्शन दिया है बल, दूसरा बल आघूर्ण, तीसरा क्या दिया है संवेग के परिवर्तन के दर, और आपका चौथा क्या मतलब दूसरा क्या दिया है संवेग। तो आवेग किसके बराबर होता है? संवेग के बराबर होता है। किसके रिस्पेक्ट में? डायमेंशन के। तो भाई आवेग का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? आई इक्वल टू एफ टी। एक का क्या होगा? एम एल टी माइनस 2, और आपका टी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। और संवेग का क्या होता है? पी इक्वल टू एम बी। एम मतलब मास, तो एम के लिए आपका क्या होगा एम, इधर क्या होगा एल टी माइनस 1, तो इधर हो गया ना एम एल टी माइनस 1, तो दोनों का हो गया इक्वल ना। बल का क्या होता है डायमेंशन? एम एल टी माइनस 2 बल का। क्यों? ए बराबर ए में होता है ना। मास के लिए क्या होगा? मास के लिए एम हो गया और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2। ठीक है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? टॉर्क, मतलब फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए कि हम इस पर कोई मान लीजिए इस ये है, इस समय में हमको कोई लगाना है फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है कैसा परपेंडिकुलर है, सब लगा रहे हैं तो है ना रिस्पेक्ट में। तो फोर्स के लिए क्या होगा एम एल टी माइनस 2, किसका? फोर्स का डायमेंशन, और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर का एल, तो इसका क्या हो जाएगा टॉर्क का एम एल 2 टी माइनस 2। समझ में आया? चलिए, अगर आप लोग को लगता है कि मतलब इसमें टॉपिक में दिक्कत है तो हम कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का मतलब मैं पढ़ाने के लिए जब स्टार्ट करूंगा तो आप यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मूल परिमाण है? पहला आयतन, वेग, बल, काल, समय। देखिए मूल परिमाण कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 कौन कौन होता है? ताप मतलब टेम्परेचर, आपका विद्युत धारा मतलब क्या इलेक्ट्रिक करेंट, और क्या होता है ज्योति तीव्रता। क्या होता है ज्योति तीव्रता? मतलब क्या इंग्लिश में क्या बोला जाता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और फिर आपका क्या होता है समय होता है मतलब टाइम, और क्या होता है पदार्थ की मात्रा, फिर क्या होता है लंबाई, फिर क्या होता है द्रव्यमान। तो 7 क्या होगा मूल परिमाण। तो यहाँ पे सिर्फ कौन है? समय है ना मूल परिमाण। तो तीसरा क्वेश्चन का क्या होगा कि इनमें से कौन मूल परिमाण है? तो समय मूल परिमाण है। 7 वैसे मूल परिमाण है, मैंने बता दिया। उसका ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए, ताबीज मसलदे। कौन सा ट्रिक? ताबीज मसलदे। त से ताप, ब से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, स से समय, समय ताबीज मसलदे, तो म स से समय, ल से लंबाई, द से द्रव्यमान। यह 2 7 हो गया। ठीक है, चलिए चौथा, जब एक धातु की अंगीठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? मान लीजिए धातु की अंगीठी है, उसको जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि फैलेगा। तो ऑप्शन विल बी 1, क्या होगा? वह फैलेगा, मतलब वह फैलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सेक्शन ऑफिसर का है, एसएससी सीपीयू में आया हुआ है, एसएससी आपका सीजीएल का प्री में आया है। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक केशिका के व्यास को दोगुना किया जाए, केशिका मतलब कैपिलरी, नली, केशिका मतलब नली, जब एक केशिका के व्यास को 2 गुना किया जाए तो उसके भीतर के पानी का उठाव क्या होगा? मान लीजिए बोतल कहाँ है? ये मान लीजिए कि बोतल है। ठीक, ये मान लीजिए कि मेरे पास क्या ये कैपिलरी ट्यूब है,
कैपिलरी मतलब केशिका नली बोला जाता है ना, केशिका नली है। तो मान लीजिए कि इसमें वो बत्ती लगा रहता है, देखेंगे पतला पतला जो जलता है ना, अरे प्रकाश देता है ना, तो उसमें पतला पतला नहीं लगा रहता है बत्ती। तो उस बत्ती से क्या होता है, आपका मतलब केरासिन तेल होकर के जाता है। तो जब वो जाएगा तो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा, यानी कि जो केशिका नली है उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा। और इसकी मतलब जो भी इसका ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, H इक्वल टू 2T cos थीटा बटा RdG। क्या होता है बाबू, 2T cos थीटा बटा RdG या बाई RdG। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि केशिका के व्यास को दुगना कर दे रहा है। जब केशिका का व्यास का 2 गुना कर देगा तो पानी का भीतर का जो उठाव होगा फार्मूला का पुट कीजिएगा, 2T cos थीटा अपन RdG पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आप लोग पुट करके देखिए, इनवर्स रिलेशन आएगा। गुड, समझ में आ गया कैसे आएगा, H1 बटा H2 2R/R इनवर्स रिलेशन आएगा। गुड, समझ में आया, H1 बटा H2 और इक्वल टू R2 बटा R। तो आप पुट कर दीजिएगा, रेडियस दुगुना करना है तो। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है। तो तैरने का उसका रीजन ये है कि जब वो पानी के भीतर रहेगी तब वो अपने बदन से अधिक पानी का विस्थापन करेगी नहीं। सुई की सघनता पानी की सघनता से कम होती है, सघनता के यहाँ बातें नहीं है, नहीं। उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, उसके आकार के कारण, तो उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। मतलब पृष्ठीय तनाव किसे करते हैं, कोई भी द्रव क्या करता है, अपने मतलब जो भी द्रव है उसको क्या करता है, एक तरफ लाने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो द्रव में कौन सा गुण पाया जाता है, पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन का क्या होता है फार्मूला, बल बटा लंबाई। और इसका आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम देखेंगे तो बल बटा लंबाई का mt-2 इसका डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, किसका, पृष्ठीय तनाव। तो पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है, क्योंकि पानी का पृष्ठीय तनाव उससे क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसको क्या करता है, बोलता है कि अंदर तुम नहीं जाओ, ऊपर ऊपर ही रहो। मतलब छोटी वस्तु के लिए पानी में तैरेगा तो क्या होगा, पृष्ठीय तनाव, और जो बड़ा वस्तु तैरेगा तो उसके लिए क्या आएगा, बायोन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत उसके लिए आएगा। समझ में आया, दो चीज, एक छोटा वस्तु है तो पृष्ठीय तनाव, और एक बड़ा वस्तु है तो उसके लिए क्या आएगा, आर्किमिडीज का बायोन्सी फोर्स। समझ में आया, आप लोग भी समझ में आया। चलिए सातवां क्वेश्चन, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती है, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। वे समान अंतिम वेग के साथ गिरती है, उनके वेग बढ़ते रहते हैं, जमीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरते हैं, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और वे जमीन पर समान वेग के साथ गिरते हैं। नहीं, पहला ऑप्शन होगा, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती है जो भिन्न भिन्न आकारों की बूंदे के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया। चलिए आठवां, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। रॉकेट को छोड़ना होगा तो कितना पलायन वेग चाहिए होगा। पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और पलायन वेग का मतलब होता क्या है, ऐसा वेग जिससे हम लोग क्या करें, पृथ्वी के अट्रैक्शन से, यानी पृथ्वी को मतलब पृथ्वी का जो भी खींचने का क्षमता है ना उसको हम आर पार तौस नस करके उस पार चल जाए, मतलब निकल जाए। जैसे कि मैं हूँ, मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरा बात नहीं मानो तो आप मेरे यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम सीधे घर पे चल रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे, पलायन वेग। क्योंकि मेरा जो अट्रैक्शन लेवल था ना पढ़ाने का, माने मेरा अट्रैक्शन लेवल यहाँ पे क्या है, पढ़ाने का, और आपने पढ़ा नहीं, भाग दिया, इसको क्या कहेंगे, पलायन वेग, मतलब पलायन करोगे। अरे नहीं होता है कि हाँ यहाँ पे हम बैठ रहे हैं तो पलायन हो गया, मतलब पलायन वेग। समझ में आ गया, वेग से भागे तो पलायन। तो कितना होगा, कोई भी रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितना मिनिमम एस्केप वेलोसिटी चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर सेकंड चाहिए। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, 5 किलोमीटर, दूसरा दिया है 6 किलोमीटर, तीसरा दिया 11 किलोमीटर, चौथा दिया 15 किलोमीटर है। इसमें तो 11.2 किलोमीटर है ही नहीं है, 11 है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, 11 तो बिल्कुल नहीं होगा। 11 से जो भी ऑप्शन होगा ज्यादा वाला होगा, तो इसमें ज्यादा क्या दिया है, 15 किलोमीटर सेकंड, तो 15 किलोमीटर सेकंड हो जाएगा। समझे आप लोग भी, ठीक। नौवा, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो पानी हटाती है आयतन के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, घनत्व के बराबर, भार के बराबर यदि हटाएगी तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगी। समझ में आया। तो 10वां क्वेश्चन है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है, उसे सीटी की आवाज क्यों सुनाई देती है। रेलगाड़ी के आने पर ऊंची सुनाई देगी इसलिए।
क्या होगी, अपने पास आएगी तो क्या होगा, ऊंचाई सुनाई देगा, और जब दूर जाएगा तो कम सुनाई देगा। ठीक है, अब देखिए 11 क्वेश्चन में आते हैं। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है, यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक मतलब कि मेरे पास ब्लॉक है, इसमें मैंने पानी रख दिया और इसमें मैंने क्या रख दिया, बर्फ का एक ब्लॉक रख दिया। अब जो बर्फ का जो ब्लॉक है पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, इतना ही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो मान लीजिए कि जो जगह छेका है बर्फ, जो क्या किया बर्फ जो पानी और जगह छेका है पिघलेगा तो नहीं अपना स्थान छेकेगा, यानी कि पानी का स्तर कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन विल बी राइट, उतना ही रहता है। 11 का क्या होगा आंसर, 3, तीसरा उतना ही रहता है। बराबर गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है, तो नाइलॉन है। कौन सा है, नाइलॉन। क्या बनाने के लिए, गियर व्हील बनाने के लिए। कौन सा, गियर व्हील बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म हम लोग मतलब मान लीजिए गर्म करते हैं तो उसके आयतन में क्या चेंज होता है। पहला कि अनुक्रमिक वृद्धि होगा, अनुक्रमिक कमी होगा, बढ़ने के बाद कम होने लगेगा, घटने के बाद वृद्धि होने लगेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, जब भी पानी को द्रव्यमान को हम क्या करेंगे 0 से 10 तक ले जाएंगे तो पहले क्या होगा, घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। आप लोग याद रखिए, जब पानी को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या पहले होगा, घटेगा, उसके बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ऑप्शन विल बी राइट होगा 4। 13 का चौथा। 14वां, जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनसे मिलकर एक हो जाने का कारण क्या होता है, सहसंयोजक आकर्षण बल। सहसंयोजक आकर्षण बल समझ में है, कोवेलेंट नहीं बोला जाता है, कोवेलेंट को सहसंयोजक बोला जाता है ना, सहसंयोजक आकर्षण मतलब बल। 14 का क्या होगा, चौथा। समझ में आया। चलिए 6 क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल मोटर कार, ऑटोमोबाइल मतलब मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यक्रम वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होगा, किसमें, ऑटोमोबाइल के मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होगा। पहला बर्नौली का नियम, दूसरा पेसियस का नियम, पोसियस का सिद्धांत, तीसरा पास्कल का नियम, चौथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें कौन होगा, पास्कल का नियम। मतलब जितना भी ऑटोमोबाइल होगा, जितना भी हॉर्स हाइड्रोलिक आ जाएगा ना, कहीं भी आपसे हाइड्रोलिक के बारे में पूछ दे, आपसे अगर हाइड्रोलिक के बारे में पूछ दे कि कौन नियम काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है काम करेगा, कौन, पास्कल का नियम। पास्कल का कितना नियम था, तो 2 नियम था। पास्कल का 2 नियम था। पहला नियम क्या कहता है कि कोई भी द्रव पे उतना ही प्रेशर लगेगा, कोई द्रव पे उतना ही प्रेशर लगेगा जब उसको क्या करेंगे, पूरा मतलब निर्वात में कर देंगे तो, ताकि चारों तरफ क्या लगे, बराबर बराबर मतलब प्रेशर लगे, दाब लगे। अब एक डायरेक्शन में क्या करेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब एक तरफ हम पूरा लगा देते हैं दाब, तो क्या करेंगे, जब एक तरफ हम दाब लगाते हैं ना तो चारों तरफ क्या करेगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा, मतलब क्या हमारा तरफ लगाएगा दाब, ये दूसरा है। ठीक है, चलिए पढ़ाएंगे तो डिस्कशन मतलब तो डिस्कशन का पार्ट होते रहेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया, आपका सीएचएसएल में, एलडीसी में, सीएचएसएल में, एमटीएस में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से, ऑटोमोबाइल में मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग में निम्नलिखित पर कौन सिद्धांत काम करता है, कौन करता है, पास्कल का नियम। जितना भी हाइड्रोलिक आएगा तो क्या टिक करेगा, पास्कल का नियम। ठीक है। 16, बॉल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है, आवेग को मतलब इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू एफटी, फोर्स और टी का प्रोडक्ट होगा एफटी। समझ में आया। अब देखिए 17, एक वायु दाब मापी यंत्र जिसको क्या बोला जाता है, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए, क्या हो जाए, तेजी से गिरने लग जाए, तो इससे यह संकेत मिलता है कि, तो बाबू रे, जब वायु दाब मापी यंत्र की बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से तेजी से गिरने लग जाए तो क्या अनुमान लगाया जाए, मतलब लगाया जाता है कि अत्यधिक तूफान होगा। क्या होगा, तूफान होगा। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो जाता है,
अत्यधिक नीचे मतलब अचानक से लगता है गिर जाने तो क्या होगा, अत्यधिक तूफान होगा। जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा आने का संभावना होगा। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा, मौसम क्या होगा, साफ होगा। तब ना मौसम में पढ़ने में जाएगा, घूमेगा फिरेगा। समझ में आया? कितना कंडीशन होगा, तीन। पहला अचानक नीचे तेजी से गिरा तो क्या होगा, तूफान। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम बढ़िया होगा। समझ में आ गया? चलिए 18, किसी टावर के शीर्ष टॉप से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरती है जो टावर के पाद फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह बताइए कि कण द्वारा तय किए गए निम्नलिखित में से किसका भाग है? जाहिर सी बात है, परवल है। अगर मान लीजिए कि ये है मेरे पास, क्या है, कोई है, मान लीजिए कि यही है, इसको मैं ऐसे फेंके तो ऐसे जाकर के ऐसे ही होगा ना, तो कैसा होगा, परवलय होगा। परवलय होगा मतलब प्रक्षेप्य गति होगा। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं कि एक ही समय में जो दो डायरेक्शन में क्या करें, अपना डिस्टेंस को क्या करें, कवर करें, उसे क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य गति। ये क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलते हैं। समझ में आया? जब स्टार्टिंग में चलेगा तो ये जो नीचे वाला होगा क्या बोलेंगे, उसको यू cos थीटा, और जो ऊपर वाला होगा यू sin थीटा उसको बोलेंगे। इसको यू sin थीटा। तो यू sin थीटा पहले क्या होता है, पहले घटता है, 0 होता है, तब क्या होता है, बढ़ता है। और यू cos थीटा का जो वैल्यू है ना, कहीं चेंज नहीं होता है। समझ में आया? जो पूरा हम यहाँ से यहाँ तक फेंके तो ये क्या होगा, मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान का। और जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। जो चढ़ा टाइम ऑफ एसेट, जो नीचे गिरा टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। रेंज का क्या होता है, रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और आपका ये क्या होता है, एच मैक्स का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया होगा। और टाइम ऑफ एसेंट जब चढ़ेगा तो यू sin थीटा बाई जी, नीचे उतरेगा तो यू sin थीटा बाई जी। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। कितना 18 हो गया? तो क्या होगा बाबू, परवलय होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? ठीक है। 19, जब बस सहसा मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। बस चल रहा अचानक से गिर गया तो कैसा होगा, गति का जरूरत। जरूरत अगर कितना टाइप होता है, 2। पहला विराम जरूरत, दूसरा गति का जरूरत। बस चल रहा अचानक तरफ हम क्या हो गए, आगे तरफ मतलब मुड़ गए तो क्या हो गया, गति का जरूरत है। आज बस वैसे हम बैठे हैं, कहीं फोन पे बात कर रहे हैं, बस चलने लगा, आप पीछे हो गए, इसको क्या बोलेंगे, विराम की जरूरत। समझ में आ गया? विराम की जरूरत है। यानी कि जरूरत का मतलब क्या होता है, यह मतलब कोई भी पदार्थ को उसी माध्यम में रखने के लिए क्या करेगा, ये कोशिश करेगा। मतलब तुम बैठे हो ना, तुमको बोलेंगे बैठो, मतलब क्या बोलेंगे, जरूरत। और घूम रहे ना तो घूमो। अब नहीं होता कि धावक दौड़ते रहता है, जब दौड़ता है तो कुछ में बाद में मतलब उसको ये बोला जाता है कि तुम रुक जाओ, तो वहां पे नहीं रुकता है, हल्का सा दूर आगे जाकर रुकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, गति जरूरत हो। समझ में आ गया? समझ में आया? अब देखिए 20 क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बर्फ में उपस्थित अशुद्धताओं पर निर्भर करता है, तो क्या होता है, घटता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। तब समझ में आया छात्र तुमको? क्लियर?